Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbasar and we are studying our science book of 8th class in this video. Dear students, we are studying the 4th lesson in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी इस बुक का 4th lesson which is पदार्थ, धातु और अधातु. And we are studying about धातु and अधातु in this lesson. और इस लेसन में हम स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट इज मेटल्स एंड व्हाट इज नॉन मेटल्स. मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातु के डिफरेंस के बारे में भी हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं. व्हाट स्पेसिफिकेशन द मेटल्स हैव, क्या गुण मेटल्स रखते हैं यानी धातुएं रखती है, तो धातुओं के क्या गुण होते हैं और अधातुओं के क्या गुण होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं. और सबसे पहले हमने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा की थी. तो हमने पढ़ा था कि धातुएं जो होती है वो कठोर, चमकीली, आघातवर्धनीय, तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है. ऐसे ही हमने अधातु के बारे में पढ़ा था कि वो सब इसके अपोजिट होते हैं. इनमें भी कुछ जो अपवाद हैं यानी नियमों से हटकर हैं वो भी यहाँ पर कैसे पाए जाते हैं, तो उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था. इसके बाद में धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जानने के बाद में हम लोगों ने स्टडी किया था धातु और अधातुओं के बीच में रासायनिक गुणों का डिफरेंस. तो रासायनिक गुणों की बात जब अपन करते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन से अभिक्रिया हमने पढ़ी थी कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है और अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि धातुएं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है. हालांकि धातु और अधातु दोनों ही ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन जो ऑक्साइड धातु बनाते हैं अम्लों से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं. और ये बात हमने लिटमस टेस्ट से चेक भी कर ली थी. जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है. तो इस तरह से हमने इसका परीक्षण भी कर लिया था कि जो ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु बनाती हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और जो ऑक्साइड अधातु बनाते हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं. तो सबसे पहली जो अभिक्रिया थी वो ऑक्सीजन के साथ थी. हम लोग स्टडी कर रहे हैं धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण. रासायनिक गुणों में पहला पॉइंट था ऑक्सीजन से अभिक्रिया. तो कैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं वो हमने पढ़ लिया है. और आज हम बात करेंगे जल और उसके बाद में हमने पढ़ लिया था जल के साथ अभिक्रिया. तो धातु और अधातु दोनों ही जल के साथ कोई विशेष अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर सोडियम एक अपवाद है. और अधातुओं में भी जो ये सल्फर होता है ये अत्यधिक सक्रिय होता है. हालांकि जल से ये भी क्रिया नहीं करता है, इसको जल में रखा जाता है, वायु से ही अभिक्रिया करता है. लेकिन सोडियम जो होता है वो धातुओं की श्रेणी में आता है और वो जल के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है. तो दो प्रकार के रासायनिक गुणों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी. एक तो भौतिक गुणों की तो बात अपन ने पहले ही कर ली थी. रासायनिक गुणों में पहला जो पॉइंट था वो था ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, दूसरा था जल के साथ अभिक्रिया, और आज हम पढ़ेंगे अम्लों के साथ अभिक्रिया. तो अम्ल और क्षार दो प्रकार की चीजें होती है. अम्ल, क्षार और लवण, वैसे तीन प्रकार की चीजें होती है. तो अम्लों को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं. तो एसिड से क्रिया करके धातुएं क्या बनाती है और अधातुएं क्या क्रिया करती है एसिड के साथ में. तो आइए आज हम पढ़ेंगे अम्लों से अभिक्रिया एंड इट इज द 4th पार्ट ऑफ द लेसन. इस लेसन का ये 4th पार्ट है. आइए देखें धातु और अधातु अम्लों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं. क्रियाकलाप 4.6. सावधानी भी रखनी है इसमें, क्योंकि जो अम्ल होते हैं ना वो जला भी सकते हैं अपने को, क्योंकि उनको वो एक तरह के एसिड हैं जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो क्रियाकलाप 4.6 में है सावधानी. परख नली के मुंह को अपने चेहरे के से दूर रखिए. परख नली पकड़ने के लिए परख नली होल्डर का प्रयोग कीजिए, हाथ से नहीं पकड़े. सारणी 4.5 में सूचीबद्ध धातुओं और अधातुओं के नमूने पृथक परख नलियों में लीजिए और उन्हें ABCD E और F से चिन्हित कर दीजिए. ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परख नली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए
देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है, हम लोग यहाँ पर एक अम्लों से अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है HCl, ध्यान रखिएगा। तनु का मतलब होता है पतला। हर एक जो लिक्विड होता है वो तनु और सांद्र दो प्रकार का होता है। तनु यानी पतला, सांद्र यानी गाढ़ा। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल के साथ में हमने अलग अलग परखनलियां ले ली, उसमें ABCDE ये उन परखनलियों पर चिन्ह लगा दिए और उनमें एक एक परखनली में हमने अलग अलग नमूने ले लिए इन चीजों के। किन चीजों के? देखिए यहां पर परखनली पे चिन्ह हमने लगा दिए ABCDEF। ये अलग अलग परखनलियां ले ली हमने और उन पे चिट लगा दी ABCDEF। और उसमें A वाली परखनली में हमने मैग्नीशियम का रिबन जो है वो उसका टुकड़ा डाल दिया और उसको फिर अपन एक तो HCl डाल करके क्रिया करवाने की कोशिश करेंगे। एक दो प्रकार के अम्लों की क्रिया यहां पर बताई गई है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो ये तनु जो लिखा हुआ है यानी ये पतले अम्ल है दोनों, तनु यानी पतले हैं, ये इनमें गाढ़े नहीं है ये। तो ये तनु HCl अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे सामान्य ताप पर और गर्म करने पर। हर एक परखनली में जो धातु का टुकड़ा डाला हुआ है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन यानी लोहा है, कॉपर यानी तांबा है, लकड़ी का कोयला है और सल्फर है। ये तो अधातु है दोनों, ये दोनों अधातु है और ये धातु है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। ये चार तो धातुएं हैं और दो जो है लकड़ी का कोयला और सल्फर, ये अधातु है। तो इन सब चीजों, इन सब के थोड़े थोड़े टुकड़े अपन ने नलियों में, कांच की नलियों में डाल लिए हैं और उनको उनके अंदर फिर एक बार HCl डाल के सामान्य ताप पर देखेंगे कि क्या कोई अभिक्रिया हो रही है, फिर उसको थोड़ा गर्म करके भी देखेंगे। ऐसे ही अपन इन सब चीजों में बाद में साफ करके उनको H2SO4 डाल करके देखेंगे सामान्य ताप पर अभिक्रिया हो रही है या थोड़ा गर्म करने पर हो रही है। तो ये हम एक एक करके देखेंगे। ये अपन बॉक्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा है कि हम उन्हें ABCDEF से चिन्हित करके कर दीजिए और 20 ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परखनली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। यानी पहले अपन HCl डाल करके देखेंगे कि HCl से क्रिया करके क्या होता है। अब इसमें देखो जो पदार्थ अपन ने अलग अलग परखनलियों में लिए हैं वो उसमें धातुएं भी है और अधातुएं भी है। अभी करके 5 ml अम्ल डालिए। अभिक्रिया का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए। यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती तो परखनली को हल्का गर्म कीजिए। प्रत्येक परखनली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। तो आप देखेंगे कि जब भी कोई जो अम्ल है, जो धातु है, उसको अपन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं H2SO4 से, तो उसमें से हाइड्रोजन निकलती है। तो हाइड्रोजन जब निकलती है तो हाइड्रोजन का ये गुण होता है कि वो धमाके के साथ जलती है। तो थोड़ा सा एकदम तेजी के साथ में वो तीली जल जाएगी। वो जब अपन उस जलती हुई तीली उसके मुंह पे ले जाएंगे। यही क्रियाकलाप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर दोहराई। यानी पहले तो अपन को हर एक धातु और अधातु जो भी अपन ने ले रखा है नली के अंदर, उसको पहले तो अपन HCl से 5-5 ml डाल करके देखेंगे उसको गर्म करके, और फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में साफ करके फिर से उनका सैंपल लेकर के, और इस बार अपन सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का 5-5 ml डालकर देखेंगे। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.5 में लिखिए। तो यहां पर ये सारणी मैंने आपके लिए फिल कर दी है ऑलरेडी, और मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं। धातुओं और अधातुओं की अम्लों से अभिक्रिया, तो ये आप देखिए इसमें ये तो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से धातु और अधातु अपन ने लिए हैं क्रिया देखने के लिए। परखनलियां अपन ने ले ली 1 2 3 4 5 6 परखनलियां ले ली अपन ने कांच की, और हर एक परखनली पे ये मार्क कर दिया ABCDE। ए वाली जो परखनली उसमें मैग्नीशियम का रिबन, यानी मैग्नीशियम एक धातु है जिसके रिबन आते हैं, उसको अपन ने ले लिया एक में, और उसको पहले अपन ने HCl डाल के देखा सामान्य ताप पर कोई अभिक्रिया रिएक्शन होती है। सामान्य ताप पर रिएक्शन होती है और गर्म करने पर यहां पर MgCl2
अब ये Cl2 जब जुड़ जाता है तो क्या बनता है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। तो जब अपन इसमें HCl डालते हैं तो देखिए यहां पर Cl, ये Cl जो है ये इस Mg से जुड़ जाता है, तो MgCl2 यहां पर HCl के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। हालांकि सामान्य ताप पर भी इसकी क्रिया होती है, लेकिन गर्म करने पर तेजी के साथ बनता है। इसी तरह अगर अपन Mg को यानी मैग्नीशियम को तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सामान्य ताप पर रिएक्शन होती है, लेकिन गर्म करने पर क्या बनता है, MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट। ये SO4 जो जुड़ रहे हैं वो सल्फेट जुड़ रहे हैं, और साथ में H2 यानी हाइड्रोजन भी निकलती है। यहां आप देखेंगे कि HCl से क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन नहीं निकलती है, लेकिन इन धातुओं को जब अपन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं यानी H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो सल्फेट बनता है, और सल्फेट बनने के साथ साथ हर एक क्रिया में H2 निकलती है यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो मैग्नीशियम जो है वो HCl से क्रिया करके MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, और H2SO4 के साथ क्रिया करके MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम जो होता है वो HCl से क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, और H2SO4 से क्रिया करके एल्यूमिनियम सल्फेट बनाता है। इसी तरह कॉपर जो होता है वो HCl से क्रिया करके कॉपर नहीं, आयरन है ये। आयरन जो होता है वो HCl से क्रिया करके फेरस क्लोराइड बनाता है, और वही आयरन H2SO4 से क्रिया करके फेरस सल्फेट बनाता है। इसी तरह कॉपर की बात करें, कॉपर जो है वो साधारण ताप पर कोई क्रिया नहीं करता HCl से, लेकिन थोड़ा गर्म करने पर कॉपर सल्फेट कॉपर क्लोराइड बनाता है। और ये H2SO4 से जब कॉपर को क्रिया कराते हैं तो साधारण ताप पर रिएक्शन होती है, और थोड़ा गर्म करने पर CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट बनता है। ये बात हो गई अपनी मेटल्स की यानी धातुओं की। और अधातुओं में लकड़ी का कोयला या उसका चूरा कोई रिएक्शन नहीं करता, चारों ही परिस्थितियों में यानी अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। सल्फर जो होता है जिसको थोड़ी सक्रिय अधातु माना जाता है, अधातु ऐसे तो निष्क्रिय होते हैं लेकिन सल्फर को अपवाद मानते हैं और इसको सक्रिय अधातु मानते हैं। तो सल्फर जो होता है वो भी कोई क्रिया नहीं करता अम्लों के साथ में। तो ये आप देख पा रहे हैं। तो एक इससे सारांश क्या निकलता है कि कोई भी धातु को जब अपन HCl से क्रिया कराते हैं तो उस धातु का क्लोराइड बनता है, यानी मैग्नीशियम से क्रिया कराएंगे HCl की तो मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर आप एल्युमिनियम से क्रिया कराओगे HCl की तो एल्युमिनियम क्लोराइड। अगर आप फेरस यानी लोहे से क्रिया कराओगे HCl की तो फेरस क्लोराइड। कॉपर से कराओगे तो कॉपर क्लोराइड। और अधातु कोई क्रिया नहीं करते। इसी तरह H2SO4 के साथ में मैग्नीशियम की क्रिया करने से मैग्नीशियम सल्फेट, और एल्युमिनियम की क्रिया होने से एल्युमिनियम सल्फेट, फेरस की अभिक्रिया होने से फेरस सल्फेट, कॉपर की अभिक्रिया होने से कॉपर सल्फेट। और अधातु जो होते हैं वो H2SO4 के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये एक टेबल है। और इधर अपन जब H2SO4 से क्रिया कराते हैं धातुओं की तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये एक टेबल है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि कौन से धातु को किस अम्ल के साथ क्रिया कराने से क्या बनता है। तो ये एक एक्सप्लेन, ये आपको रिटर्न में नहीं करना अभी, ये केवल एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आपको। तो ये हो गई बात अम्लों से अभिक्रिया की। अब यहां पर कुछ रिटर्न पार्ट छूट गया था, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो ये तो बात हो गई अपने एक्सपेरिमेंट की। क्या धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं? हाँ। परखनलियों के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में पॉप ध्वनि क्यों उत्पन्न हुई थी? पॉप यानी कि वो झट धमाके से जलती है, हाइड्रोजन निकलती है। जब अपन धातुओं की क्रिया H2SO4 से कराते हैं यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हाइड्रोजन निकलती है, और वो हाइड्रोजन थोड़े धमाके के साथ जलती है, ये उसका गुण होता है। तो पॉप की आवाज आती है। तो इसीलिए पॉप की आवाज आती है क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बनी है, और जैसे ही वो परखनली से बाहर आती है और हम वहां पर जलती हुई तीली ले जाते हैं तो वो धमाके से जलती है। आपने पाया होगा कि अधातु जो होते हैं सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप के साथ ध्वनि के साथ जलती है। आपने देखा होगा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया
नहीं करता, परंतु ये सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो ये आप देखेंगे कि कॉपर की बात यहां पर की जा रही है। तो कॉपर जो है यहां पर बताया जा रहा है कि ये HCl से क्रिया नहीं करता। तो यहां पर भी आप HCl कॉपर जो है वो यहां तो नो रिएक्शन अपन ने लिख दिया था। अच्छा, यहां भी नहीं, यहां पर भी नो रिएक्शन आएगा, यानी कॉपर अभिक्रिया नहीं करता। तो ये ठंडे में भी नहीं करता और गर्म में भी नहीं करता। यानी कॉपर जो होता है वो HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में ठंडे में भी नहीं करता, गर्म में भी नहीं करता, लेकिन H2SO4 के साथ जरूर करता है। ये तो बात हो गई अम्लों की और क्षारों की। अम्ल और क्षारों की धातु और अधातुओं के साथ क्रिया। अब क्षारों की अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन। इतनी देर अपन पढ़ रहे थे अम्लों की क्रिया धातु और अधातुओं के साथ में। हम एक एक करके अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुणों की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर पहला जो गुण था वो था ऑक्सीजन से अभिक्रिया अम्ल और क्षारों की। दूसरा जो था वो जल के साथ अभिक्रिया अम्ल और क्षारों की। तीसरा पॉइंट था अम्लों के साथ अभिक्रिया धातु और अधातुओं की। और अब चौथी जो पॉइंट है वो है क्षारों से अभिक्रिया धातुओं की भी और अधातुओं की भी। तो आइए देखते हैं। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, NaOH कहते हैं इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक नाम होता है वो NaOH होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते समय सावधानी बरतिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिकियाओं को प्लास्टिक पेचुला से पकड़ें। स्पेचुला का मतलब होता है पकड़ने की जो होती है, उसको स्पेचुला कहते हैं। तो प्लास्टिक की स्पेचुला से पकड़े उनको, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो टिकियां आती है। तो यहां पर अपन अब टेस्टिंग करने वाले हैं। अभी पीछे अपन ने टेस्टिंग की थी अम्लों की कि कौन सा अम्ल धातुओं से क्रिया करता है, कौन सा नहीं करता है, और इसी तरह अधातु कौन से अम्लों के साथ क्रिया करते हैं और नहीं करते हैं। अब बात करें क्षारों के साथ अभिक्रिया की। एक परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक क्षार है। जैसे HCl और H2SO4 क्या थे, वो अम्ल थे। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको रासायनिक भाषा में यानी केमिकल लैंग्वेज में जिसका नाम NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा विलयन उसकी 3-4 टिकिया 5 ml जल में घोलकर बनाइए। तो हमने एक परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बना लिया, उसके लिए 5 टिकिया उसमें डाल दी और 5 ml जल डाल दिया। इसमें एक बार एल्युमिनियम की पन्नी का एक टुकड़ा डालिए। एल्युमिनियम क्या है, धातु है, यानी अपन ने उसमें क्षार का विलयन बनाया है, परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाया और फिर उसमें अपन ने एल्युमिनियम की पन्नी डाली। एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम एक धातु है, तो धातु का टुकड़ा डाला अपन ने उसमें। एक जलती हुई माचिस की तीली परखनली के मुंह के निकट ले जाइए, ध्यान से प्रेक्षण कीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि शायद ऑक्सीजन इसमें से निकलती है, अभी अपने सामने आ जाएगा। तो यहां पर भी हाइड्रोजन बनती है, ये देखिए यहां पर। पॉप ध्वनि क्या दर्शाती है, ध्वनि पहले की तरह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रियाएं जटिल होती है। देखिए धातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया होकर के हाइड्रोजन बनती है। जैसे धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके भी और हाइड्रोजन बनती है। अभी अपन ने पढ़ा है H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके जो भी धातुएं होती है वो हाइड्रोजन निकालती है। तो अम्लों के साथ धातुएं जो होती है वो अम्लों से क्रिया करके भी हाइड्रोजन निकालती है और क्षारों से अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन निकालती है। लेकिन अधातु जो होते हैं, अपन ने पढ़ा है कि अम्लों में भी अधातु जो होते हैं वो अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसी तरह क्षार में भी जो अधातु होते हैं वो अभिक्रिया नहीं करते हैं या उनकी अभिक्रियाएं जटिल होती है। ये हम लोगों ने अभी तक 4 प्रकार की रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा कर ली है, जो कि थे अपने अम्ल, ये धातु और अधातु के बारे में। तो पहला पॉइंट था ऑक्सीजन से अभिक्रिया, दूसरा पॉइंट था अपना जल के साथ अभिक्रिया, तीसरा था अम्लों के साथ अभिक्रिया, चौथा था क्षारों के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ पर कुछ
अलग प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में बताया गया है। एक होती है विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विस्थापन किसे कहते हैं? जब कोई चीज एक चीज को हटा करके दूसरी चीज वहां पर आ जाती है तो उसको विस्थापन करना कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम रिप्लेस करना कहते हैं। तो एक चीज को हटा करके दूसरी चीज को रख देना वो विस्थापन कहलाता है। तो इस तरह की अभिक्रियाएं अपन ने अम्लों के साथ देखी है कि जैसे H2SO4 का अगर अपन Cu से अभिक्रिया कराते हैं तो वहां पर H2 की जगह हट करके Cu जुड़ जाता है और CuSO4 बन जाता है और H2 अलग हो जाता है। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती है जहां पर एक चीज हट करके दूसरी चीज लग जाती है, सामने वाले दूसरे किसी अभिकारक की कोई एक आधा भाग उसका लग जाता है, तो वो कहलाती है विस्थापन अभिक्रियाएं। तो आइए पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलाप को याद कीजिए जो आपने कक्षा 7 में किया था। आइए उस प्रकार की कुछ और अभिक्रियाओं को जानते हैं। क्रियाकलाप 4.8 100 मिलीलीटर के 5 बीकर लीजिए और उन्हें ABCDE चिन्हित कर दीजिए। प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml जल लीजिए। प्रत्येक बीकर में चित्र 4.6 में दर्शाए अनुसार में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोल लीजिए। क्या है देखिए 4.6 ए, तो देखिए 4.6 ए, एक तो है ZnSO4, एक है FeSO4, यानी एक तो है जिंक सल्फेट और एक है फेरस सल्फेट। ये हमने घोल लिया है, यहाँ पर चित्र में ए में दिया गया है। तो यहाँ पर यही बात की गई थी कि प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml जल डालिए। प्रत्येक बीकर में चित्र 4.6 ए में दर्शाए अनुसार पदार्थों में से प्रत्येक का 1-1 चम्मच डालकर घोल लीजिए। यानी कि हमने 4 बीकर लिए, चारों में पानी डाला है 50 ml, और उसमें फिर ए और बी में जो चीज दी गई है, यानी यहाँ पर ए और बी में प्रत्येक बीकर में चित्र ए के में दर्शाए अनुसार दर्शाए पदार्थों में से प्रत्येक का 1-1 चम्मच डालिए। तो यहाँ पर कौन से पदार्थ दर्शाए हुए हैं, देखिए कौन कौन से पदार्थ लेने हैं वो यहाँ नीचे दिया हुआ है। देखो 4 बीकर है, बीकर A B C D E 5 बीकर है। तो ये देखिए यहाँ पर बीकर ए में क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस जेडन, जिंक का टुकड़ा, जिंक को जेडन कहते हैं, कॉपर सल्फेट को CuSO4 कहते हैं। तो ये दोनों चीजें अपन ने बीकर ए में ले ली। बीकर बी में फिर वही कॉपर सल्फेट और यहाँ पर जिंक की जगह फेरस यानी लोहे का कील ले लिया। बीकर सी में हमने जिंक सल्फेट और कॉपर ले लिया। बीकर डी में हमने आयरन सल्फेट और तांबे की चिलन यानी कॉपर ले ली। बीकर ई में हमने ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और फेरस ले लिया। तो इस तरह आप इधर देख रहे हैं कि इधर धातुएं हैं, जेडन भी धातु है, Fe भी धातु है, Cu भी धातु है, CuFe। एक तो धातु का टुकड़ा लिया है अपन ने और इधर सल्फेट लिए हैं अपन ने, फेरस, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट। तो जब अपन ने धातु के सल्फेट के साथ में किसी भी दूसरी धातु को लिया है, देखो यहाँ पर जो सल्फेट है वो कॉपर का है तो धातु अपन ने दूसरी ले ली जेडन। यहाँ पर सल्फेट कॉपर का है, धातु दूसरी ले ली Fe। यहाँ पर जेडन का यानी जिंक का सल्फेट है तो धातु ले ली Cu। तो इस तरह जब अपन लेते हैं 4-5 बीकरों में, बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रखा रहने दो। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में रिकॉर्ड कीजिए। आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं? आपने पढ़ा है कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित करता है। देखो यहां पर अपन ने ये जो सल्फेट है ये धातु का ही सल्फेट है, कॉपर धातु है, यानी जब एक धातु दूसरे धातु के साथ मिलाई जाती है, एक धातु का सल्फेट जब दूसरे धातु के साथ मिलाया जाता है तो ये एक दूसरा जो धातु है वो पहले धातु को विस्थापित कर देता है। यानी ये जो जेडन है ये Cu को हटा करके खुद आ जाएगा इसकी जगह और Cu अलग हो जाएगा। इधर देखिए आप, जैसे यहाँ पर कॉपर का सल्फेट है और दूसरी धातु जेडन ले ली हमने, Fe ले ली, तो ये Fe इस Cu को हटा करके खुद इसकी जगह आ जाएगा और Cu अलग हो जाएगा। तो ये यहीं पर यही बात लिखी हुई है कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन में विस्थापित करता है। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है। ये जो जिंक है ये कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है। बीकर ए का हो गया,
बीकर ए में जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है। वैसे तो कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, लेकिन जब इसमें अपन ने जिंक मिलाया तो इसका नीला रंग गायब हो गया, क्योंकि वो जो रंग था वो कॉपर सल्फेट का नीला रंग था। अब वो कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं, वो तो जिंक सल्फेट बन गया, इसलिए नीला रंग गायब हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। यानी जो कॉपर निकला है विस्थापन के बाद में वो नीचे लाल चूर्ण के रूप में इकट्ठा हो जाता है, चूर्ण के रूप में। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, इसमें क्या कन्वर्टेड इनटू जिंक सल्फेट। यानी ये देखो ये जेडन है ना, ये कॉपर को तो निकाल दिया यहां से, इसको तो विस्थापित कर दिया और खुद जेडन आ गया इसकी जगह। तो जेडन SO4 बन जाएगा और Cu अलग हो जाएगा, तो ZnSO4 प्लस Cu। तो ZnSO4 को कहते हैं जिंक सल्फेट और कॉपर। ये अभिक्रिया इस प्रकार होती है। आप इसी तरह बीकर बी में होने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं को लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग बाकी बीकरों में क्या होता है उसको स्टडी करेंगे। आज का अपना जो टाइम है वो ओवर हो गया है। चीज़ों को समझते रहिए, चीज़ों को याद भी करते रहिए कि कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, जेडन किसको कहते हैं, लोहे का रासायनिक नाम क्या है। ये जो चीज़ें आपके सामने आ रही है वो उनको अपने माइंड में फिट करने की कोशिश करें। जो जो अभिक्रियाएं आपके सामने आ रही है उन अभिक्रियाओं को याद करने की कोशिश करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।